हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम लोग इतिहास पुस्तक के अंतर्गत देख रहे थे टॉपिक राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में योगदान। उसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है मेटरनिक युग। पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो नेपोलियन है उसका पतन हो जाता है और उसके पतन के बाद वियना सम्मेलन होता है और उस बैठक में ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ये सब जो देश हैं, इन लोगों ने क्या किया था कि नेपोलियन के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उन सभी को आपस में बांट लिया था। और नेपोलियन का जैसे ही अंत हुआ वैसे ही मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। तो ये वियना सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का उदय। तो देखिए, अब जो है यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में मेटरनिक का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया और इसका जो समयकाल रहा वो 15 से लेकर वियना सम्मेलन के बाद से ही 1815 से लेकर 1848 तक रहा था। तो इसकी नीति क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके कार्य क्या थे और इसके विरोध में आम जनता ने विद्रोह कैसे किया, वो सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मेटरनिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेटरनिक था वो एक निरंकुश शासक था और ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था और निरंकुश शासक था। ये पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी निरंकुशवाद पर आधारित, मनमानी करने वाला, तानाशाही, इसी को ये मानता था। उसी पुरातन व्यवस्था को ये समर्थन करता था। इसकी नीति थी कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। शासन करो और कोई भी परिवर्तन नहीं होने दो, इसका मूल नीति का मंत्र था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोपीय व्यवस्था में जो प्रजातंत्र है, जो राष्ट्रवाद है, उसको कुचल दिया जाए और रूढ़िवाद, जिसको पुरातन व्यवस्था कहते हैं, जिसको निरंकुश शासन कहते हैं, उसको फिर से लागू करना और उसको बना के रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था इसका राष्ट्रवादी विचार, प्रजातंत्र के विकास की बात अगर कोई करता है तो उसको खत्म कर दो, कुचल दो, और जो पुरातन व्यवस्था है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जिसमें तानाशाही की बात हो, मनमानी करने की बात हो, उसे ही बना के रखो। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए इतना देख लेते हैं हम लोग पहले मेटरनिक के बारे में। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। यह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। यह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, पुरानी व्यवस्था को मान के चलने वाला था। यह किसी भी क्रांति के संदेशों का घोर विरोधी था। घोर विरोधी था। घोर विरोधी था। इसकी नीति थी, इसकी नीति क्या थी? तो इसकी जो नीति थी, इसकी नीति थी शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। कोई परिवर्तन
नहीं होने दो, परिवर्तन नहीं होने दो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये इसके शासन का मुख्य नीति था। इसी नीति पर चलता था कि शासन करना है, शासन व्यवस्था संभालना है और कोई भी परिवर्तन होने नहीं देना। तो ये तो इसका नीति देख लिए। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी भावना और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था, प्रजातंत्र के बारे में, मतलब कि प्रजा के बारे में सोचना, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को कुचल देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य अगर बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को कुचलना, ये चाहता था कि इसको हम कुचल दें, कुचलना। तो ये तो इसके उद्देश्य हो गए, इसकी नीति हो गए। अब हम लोग देखेंगे इसके कार्य, किसने क्या क्या कार्य किया। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि मेटरनिख के बारे में, कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था या पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, वही तानाशाही मनमानी करने वाला नीति। ये किसी भी क्रांति के संदेशों का घोर विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि कोई भी क्रांति कहीं पे उत्पन्न हो, कोई क्रांति के मैसेज को, संदेश को यहाँ से वहाँ फैलाए। ये उसका घोर विरोधी था, कट्टर दुश्मन था उसका। नहीं चाहता था कि कोई भी क्रांति फैलाए, क्रांति के संदेशों को फैलाए। इसको जो नीति था, इसका नीति का मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये इस नीति पर चलता था मेटरनिख। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावना और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को कुचलना। कोई राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं होगा, कोई प्रजातंत्र की बात नहीं करेगा, जनता के हित की बात नहीं करेगा, जनता के कल्याण की बात नहीं करेगा। हमें जो उचित लगेगा वही हम करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य था। अब इस नीति और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इसने जो कार्य किया, वो कार्य क्या किया? तो इसने कार्य किया, पहला कार्य तो ये किया कि जितने भी प्रांत, क्षेत्र, राज्य इसके अंतर्गत अधीन थे, उन सभी में निरंकुश राजवंश स्थापित करने का प्रयास किया कि वहाँ जो व्यवस्था होगी वो निरंकुश व्यवस्था स्थापित होगी। पहला काम ये किया। दूसरा क्या किया कि इसने समाचार पत्र, पुस्तक, नाटक, इन सभी पे सेंसरशिप लागू कर दिया। बोले सेंसरशिप क्या होता है? तो सेंसरशिप का मतलब हो गया कि अगर आप अखबार में कुछ छापते हैं, पुस्तक में अगर कुछ लिखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि शासक के विरोध में वैसा कोई बात नहीं लिखना है जिससे जनता भड़क उठे। सरकार का वैसा कोई बुराई वाला काम नहीं लिखना है जिससे जनता में राष्ट्रवाद का विकास हो और आंदोलन और विद्रोह करने के लिए जनता भड़क उठे, आगे आ जाए। तो इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए ये बोला था। तो वही का क्या बोलता है कि अखबार हो गया, पुस्तक हो गया, नाटक हो गया, जो भी है, जो भी करना आप कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें राजा के विरोध में कोई बात नहीं हो जिससे उसकी छवि खराब हो, कहीं पे आंदोलन देखने को मिल जाए या विद्रोह देखने को मिल जाए। तो ये काम किया। इसके बाद और क्या काम किया? इसके बाद इसने उदारवाद पर रोक लगा दिया कि कोई उदारवाद का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। उदारवाद का मतलब क्या होता है? एक होता है उग्रवाद, एक होता है उदारवाद। तो उदारवाद का मतलब होता है कि वैसी विचारधारा जो जन कल्याण के बारे में सोचे, जो लोगों के हित, लोगों के भलाई के बारे में बात करे, वो उदारवाद है। तो जो भी समाज सुधारक थे, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, जो जनता के बारे में आवाज़ उठाते थे, जनता के बारे में काम करते थे, उन सभी को चुन चुन करके ख़त्म करने का प्रयास किया। उदारवाद पे एकदम प्रतिबंध लगा दिया।
कोई समाज सुधारक नहीं रहेगा, कोई धर्म सुधारक नहीं रहेगा, कोई देश की नीतियों का के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा, जैसे चल रहा है उसे चलने दो। तो ये काम किया। उसके बाद क्या किया, इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्रों में जहाँ इसका ही प्रभाव था, वहाँ पर राष्ट्रवाद पे रोक लगा दिया कि कोई राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। इसके साथ साथ और क्या किया, तो ये विश्वविद्यालय जो थे इसके क्षेत्र में, इसके अधीन प्रांतों में जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो विश्वविद्यालय के शिक्षक, टीचर और वहाँ पढ़ने वाले छात्र, ये दोनों पर निगरानी रखना शुरू किया कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का काम हो रहा है या देश के आर्थिक या राजनीतिक नीतियों की बात हो रही है, वहाँ पे कहीं छात्रों को भड़काया तो नहीं जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया। तो आइए अब हम लोग देखेंगे मेटरनिख के द्वारा किए गए कार्य, क्या क्या ये काम किया, तो उसको देख लेते हैं। देखिए मेटरनिख के कार्य, मेटरनिख के कार्य, तो मेटरनिख के कार्य जो है उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या किया, पहले तो सभी प्रांतों में जो है, सभी प्रांतों में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था किया। पहला तो ये काम किया। और क्या किया, अखबार, पुस्तक, नाटक इत्यादि पर सेंसरशिप लगा दिया, सेंसरशिप लागू किया। एक बार पहले चेक करवाना होगा राजा से कि आपने जो अखबार प्रकाशित किया है या पुस्तक छापा या नाटक लिखा है उसमें राजा के बारे में कहीं कोई गलत चीज़ तो है कि नहीं है, ये सब यहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था किया, वही उसी को बोलते हैं कि सेंसरशिप लागू किया। और क्या किया, तो उदारवाद पर प्रतिबंध लगा दिया, उदारवाद पर रोक लगा दिया। और क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, समाचार पत्र जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इटली में राष्ट्रवाद पर रोक लगा दिया, राष्ट्रवाद के प्रसार पर रोक लगा दिया, राष्ट्रवाद के प्रसार पर रोक लगा दिया। तो कुछ इस तरह का काम किया था। क्या काम किया था, देखिए कि मेटरनिख जो है सभी प्रांतों में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था किया, जिसके इसके जितने भी अधीन हैं इसके, वहाँ अखबार, पुस्तक, नाटक इत्यादि पर सेंसरशिप लागू कर दिया कि पहले आप चेक करवाइए कि आप जो लिखे हैं, ये जो छापे हैं वो सही है कि नहीं है, राजा के खिलाफ में आप कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये उदारवाद पर रोक लगा दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, इटली में राष्ट्रवाद के प्रसार पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो तरह तरह का जो है नियम कानून, कठोर से कठोर कानून जो है वो लागू किया। और एक और क्या बोले, एक और पॉइंट था कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों पर निगरानी रखा, छात्रों पर क्या रखा, निगरानी रखा। विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों पर निगरानी रखा कि वहाँ पे पढ़ाई का काम चल रहा है या उसके साथ साथ देश की आर्थिक या राजनीतिक नीति है उसकी बात की जा रही, कहीं छात्रों को भड़काने का तो काम नहीं हो रहा है। तो ये सब काम किया था कौन, मेटरनिख। बहुत ही कठोर नियम कानून लगाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जितना भी आप नियम कानून कठोर लगा लीजिए,
वो जो जनता की जो आवाज़ है, कितना बार भी आप दबा लीजिए, लेकिन एक बार सामूहिक तौर पर व्यापक स्तर पे आपके खिलाफ जो है वो विद्रोह की जो चिंगारी है वो भड़केगी ही भड़केगी। और वही हुआ। जितना ये प्रयास किया कि निरंकुश शासन व्यवस्था लागू कर दिया जाए, जितने भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे उन सभी क्षेत्रों में पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक समय के बाद जो है इसके खिलाफ धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इसका प्रभुत्व था उन सभी क्षेत्रों में मेटरनी के खिलाफ आवाज़ उठने शुरू हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्त संगठन बनने शुरू हो गए, अंदर ही अंदर संगठन चलने लगा। आंदोलन की गतिविधियां जो है, क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो सब अंदर अंदर चलने लगे। और धीरे धीरे अंदर कब तक चलेगा, वो तो उसको तो बाहर आना ही है। और अंदर चलते चलते एक समय ऐसा आया कि सब बाहर आए और इस तरीके से व्यापक स्तर पे आंदोलन हुआ। जैसे बोहेमिया में हो गया, हंगरी में हो गया, जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, इसके अधीन थे। पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इन सभी क्षेत्रों में जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगे। और इतना ज़्यादा व्यापक आंदोलन हुआ इसके विरोध में कि ये अपनी गद्दी को बचा नहीं पाया और इस्तीफा दे करके, त्यागपत्र दे करके ये ऑस्ट्रिया को छोड़ करके मार्च 1848 में लंदन भाग जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेटरनी के बारे में देख लिए, इसके कार्य देख लिए। मेटरनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को अब देखेंगे। तो देखिए क्या बात होगा यहाँ पे। मेटरनिक के खिलाफ विद्रोह, टॉपिक क्या हो जाएगा, मेटरनी के खिलाफ विद्रोह। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हो जाएगा। इसमें पॉइंट हो जाएगा कि इसके खिलाफ गुप्त संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। जो फ्रांस था, पोलैंड हो गया, फ्रांस, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में विद्रोह शुरू हुआ। इसके साथ ही हंगरी व बोहेमिया में भी विद्रोह की जो ज्वाला थी, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। अंततः इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ। और इसे मार्च 1848 में गद्दी छोड़कर लंदन भागना पड़ा तथा मेटरनिक युग तथा इस तरह से इसे लिखेंगे कि इस तरह से
मेटरनिक युग का अंत हुआ। मेटरनिक युग का अंत हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर समझ लेंगे कि हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा मेटरनिक के बारे में, मेटरनिक के कार्य देखे और मेटरनिक के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसको देखे। तो इधर तो देख ही लिए थे, अब इधर एक बार देख लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेटरनिक के खिलाफ विद्रोह क्या हुआ। तो देखिए विद्रोह क्या हुआ। इसके खिलाफ गुप्त संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। फ्रांस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में विद्रोह शुरू हुआ। इस सब में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव था। इसके साथ हंगरी और बोहेमिया में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, ये भी इसके अधीन थे। अंततः इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ और इससे मार्च 1848 में गद्दी छोड़कर लंदन भागना पड़ा तथा इस तरह से मेटरनिक युग का अंत हो गया। तो देख लीजिए हम लोगों ने क्या देखा कि मेटरनिक जो था वो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। किसका समर्थक था? पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। इसका नीति था कि शासन करो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो। राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता था और इसने वैसा कार्य भी किया। लेकिन कार्य वैसा किया, लेकिन कब तक? आज न तो कल जो है आपके खिलाफ जो ज्वाला की चिंगारी है वो तो भड़केगी ही भड़केगी। और वही हुआ भी। जितना ये दबाने का काम किया उतना ही शानदार व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर इसके खिलाफ जो है से विद्रोह हुआ और इसको अंततः गद्दी छोड़ के लंदन भागना पड़ा। और मार्च 1848 में जो है मेटरनिक युग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखा है मेटरनिक युग, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से जो प्रश्न बनता है उस टॉपिक वो जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्रश्न हो जाएगा, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।